वेंकैया नायडू जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी पत्नी बड़ी अस्वस्थ थी। उनका घर चेन्नई में था और उनको उस समय पारिवारिक कारणों से अपना अध्यक्षीय कार्यकाल पूरा करने में असमर्थता उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष आडवाणी जी को आग्रह किया अपने कार्यकाल के बीच में, और 18 अक्टूबर को आडवाणी जी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बने उस कार्यकाल के बीच में, और वेंकैया नायडू जी तुरंत उनकी टीम में उपाध्यक्ष बन गए। ये केवल भाजपा में संभव है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी का उदाहरण आपके सामने है। किसी समय बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनसे बहुत कम उम्र में, बहुत छोटे युवा, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो बाबूलाल जी के लिए इसमें कोई असहजता की बात नहीं थी, वो उस टीम में मंत्री बनते। ये क्यों होता है? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार मानते हैं। ये ऐसी पार्टी है जो परिवार शब्द के हिसाब से चलती है, और आज आप देखो कि ये परिवार कहां तक पहुंच गया। आज एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। आप देश में कहीं जाओ, अभी मैं सुबह सोच रहा था, कुछ लोगों को वैष्णो देवी जाना था। पहले वैष्णो देवी कोई जाता था तो हमारे युवा मोर्चा के साथियों को हम फोन करते थे और हम बोलते थे कि भाई ये यहाँ से आ रहा है, इसकी चिंता कर लेना। तो वो कहता था साहब हम क्या चिंता करें, हम केवल दर्शन कराने की व्यवस्था कर सकते हैं, ना हम गेस्ट हाउस बुक करा सकते हैं, ना हम इतने साधन संपन्न हैं कि हम उनके लिए और कोई व्यवस्था, लेकिन हम दर्शन करा सकते हैं। लेकिन आज कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फोन करता है कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो हमको याद रहता है कि आज जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बन चुकी। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, अभी गुवाहाटी में, असम में भी हमारी सरकार बनेगी, आने वाले समय में बंगाल में भी सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करने के लिए एक दैवीय उपकरण है। हम केवल राजनीति करने के लिए इस पार्टी में नहीं आए। हमको लगता है, मुझे याद है, ये जो ब्रजवासी वाले है ना, मिठाई वाले, इनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था। हम लोग बजरंग दल में थे और कई बार केस वेस लग जाते थे तो वकील के लिए उनसे बोलते थे कि साहब एक वकील तो खड़ा करते। उस समय आप लोगों पे भी बहुत, बैरसिया वालों ने तो बहुत वो संघर्ष किया है, लंबा, बैरसिया वालों ने तो लंबा संघर्ष किया। तो हम उनको बोलते थे, उनके पिताजी को, तो उनके पिताजी बोलते थे यार तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम कांग्रेस में क्यों नहीं चले जाते? उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। बोले तुमको कांग्रेस में काम करना चाहिए, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम नेता बन जाओ। तो हम लोग का जवाब होता था कि साहब हम लोग कांग्रेस में काम करने के लिए नहीं बने। क्यों? क्योंकि हम केवल सांसद और विधायक बनने के लिए इस देश की राजनीति नहीं कर पाए। हम केवल नेता बनने के लिए इस देश की राजनीति नहीं कर पाए। हम केवल अपने स्वयं के उत्थान के लिए देश की राजनीति, यहाँ पर राजनीति नहीं कर पाए। हम भारतीय जनता पार्टी में, अपने संघ परिवार में हम इसलिए काम करते हैं कि हमको सुकून मिलता है। हम कुछ बने या ना बने, विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, लेकिन हमारे बेटे बच्चे कह सकेंगे कि हमारे भाई बंधुओं ने कभी काम किया तो देश के लिए काम किया। जब देश में संकट आया तो भाजपा के लोग खड़े हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी हमारा स्थापना दिवस गया, 6 अप्रैल 1980 को पार्टी बनी थी। आज भाजपा 36 बरस की हो गई, लेकिन हमारी वास्तविक स्थापना जनसंघ के रूप में 1951 में हुई। और मैं ये बात इसलिए आपको याद कराना चाहता हूँ, कभी मन में आता है, देखिए मैं भी कार्यकर्ता हूँ, विष्णु जी भी कार्यकर्ता है, आदरणीय गोपाल सिंह जी 15 साल से महामंत्री हैं, हमारे भागीरथ भैया, ये सब लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कभी कभी मन में ये आ जाता है कि साहब ये काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ, लेकिन हमको जब ये दुख होता है कभी, तो हमको हमारी पार्टी की याद आती, हमको श्यामा प्रसाद जी की याद आती, हमको दीनदयाल जी की याद आती। जब इन दोनों लोगों को हम देखते हैं तो हमको याद आ जाता है कि इन लोगों ने अपने प्राण दिए तो देश के लिए दिए, अपना जीवन दिया तो देश के लिए दिया। मित्रों, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया, और जब मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में जो 15-17 नाम थे, उस समय मंत्रिमंडल छोटा होता, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं था।
उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। जब वो मंत्रिमंडल की सूची लेकर के वो महात्मा गांधी के पास गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल, ये सरकार केवल कांग्रेस की नहीं है, ये आजादी केवल कांग्रेस की नहीं है, ये सरकार और ये आजादी इस भारत के उन बेटों की है जिन्होंने अपने प्राण भारत माता के लिए दिए। इसलिए जब तुम सरकार बनाओ तो इसमें भारत के उन सब बेटों को लेना मत भूलना जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया है, अपने आप को जवानी में तपाया है, जिन्होंने सब कुछ खोया है लेकिन केवल और केवल देश के लिए जिए। और तब जाके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तब जनसंघ नहीं था। उस समय वो उतनी कम आयु में मिनिस्टर बन गए, 40-41 साल की उम्र थी। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी बार बार पाकिस्तान के सामने समर्पण कर रही है, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान की जिद पे दे दिए, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी को चिट्ठियां लिखना शुरू की कि साहब ये आपकी तुष्टीकरण की नीति मैं सहन नहीं करूंगा, भारत माता का मस्तक झुके ये मैं सहन नहीं करूंगा। और अंततः वो उस समय में आप सोचिए, आज किसी को कहो इस्तीफा दे दो तो 2-4 दिन हिलने डुलने में लगा देता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू की सरकार को छोड़ा, उस समय केंद्र की सरकार को छोड़ा मित्रों, जिस समय देश की सरकार में केवल 15 मंत्री थे, वो छोड़ के बाहर आ गए। और उन्होंने कहा कि मैं इस देश की मिट्टी से एक ऐसा दल खड़ा करूंगा जो भारत माता की आरती करे, जो भारत माता का मस्तक कभी झुकने नहीं दे। और उनके संकल्प के कारण 1951 में जनसंघ खड़ा हुआ। ऐसी पार्टी हमारी है। और 53 में जब कश्मीर जाने लगे, कश्मीर में जैसे आजकल आप चले जाते हो तब जाने नहीं मिलता था। तब वहां पे परमिट लगा हुआ था, वहां पे 2 झंडे थे, 2 प्रधान थे और 2 निशान थे, 2 संविधान थे। वहां का संविधान अलग, वहां का प्रधानमंत्री कहलाता है, एक प्रधानमंत्री नेहरू, दूसरा शेख अब्दुल्ला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं भारत माता का बेटा हूं, भारत की गोद में जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा इसमें परमिट प्रथा को नहीं मानता। नेहरू जी से उन्होंने कहा कि नेहरू जी मैं इस परमिट प्रथा को तोड़ दूंगा, कौन रुकेगा मुझे भारत में जाने से कहीं पर। और वो वहां चले गए। जब गए तो संघ के उस समय सरसंघ चालक सत्य गुरुजी उनके पास गए, उनका मैं जा रहा हूं, तो गुरुजी ने जो बात उनसे कही और उसके जवाब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही, वही बात याद रख करके, वही बातें याद रख करके आज ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आज हमारे स्वयंसेवक है, आज हमारे कार्यकर्ता है। गुरुजी ने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम्हारी पार्टी नहीं है, उस शेख अब्दुल्ला ने कोई षड्यंत्र किया तो तुम्हारा क्या होगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाब दिया कि गोलवलकर जी, ये भारत भूमि रत्न गर्भा है, जब संकट आया है इस भूमि ने रत्नों को उगला है, उस रत्नों के दम पर ये भारत भूमि भारत माता बनी। कभी भगत सिंह, कभी शिवाजी, कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी महाराणा प्रताप, हमेशा ये इसने रत्नों को उगला है और वही रत्न इस भारत माता के भाल की शान बने। और वो चले गए वहां षड्यंत्रपूर्वक उनकी हत्या। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमको किस बात का दुख हो सकता है हम राजनीति में कोई बने या ना बने। हमारे पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता हैं, हमारे पास जनसंघ जैसी यादें हैं। इस देश के लिए पहली बार किसी ने बलिदान दिया, किसी राजनीतिक दल ने, तो वो जनसंघ था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इमरजेंसी के समय हम में से शायद कोई लोग काम नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग छोटे रहे होंगे। इमरजेंसी लगी तो जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सबका मानना था कि इस देश का नेतृत्व कोई कर सकता है तो कोई गैर कांग्रेसी कर सकता है। कांग्रेस को, इंदिरा को हराना है तो सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र उस समय संकट में था और उस समय एक बात आई कि अगर लड़ना है तो हमको पार्टियों को मिलाना पड़ेगा, सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे लोग बैठे, आप लोग हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। आज हमसे कोई कहे कि देश पे संकट आ गया है और रामविलास पासवान को नेता मानना है, आज हमसे कोई कहे कि देश पे संकट आ गया है, मुलायम सिंह को नेता मानना है, आज हमसे कोई कहे कि देश पे संकट आ गया है, करुणानिधि को नेता मानना है और कमल के फूल की जगह उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना है, हम मान पाएंगे? हमारा मन कमल के फूल को नहीं छोड़ेगा। उस समय कार्यकर्ताओं ये बहस चली, हैदराबाद में बैठक हुई, उसमें ये प्रस्ताव आया कि भाई देश पे संकट है, लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र बचाना है इसलिए जयप्रकाश जी के कहने पे एक पार्टी बनाएंगे और एक पार्टी बनाएंगे, उसका चुनाव चिन्ह और होगा। जिन लोगों ने अपने हाथ से जनसंघ का चुनाव चिन्ह बनाया था दीपक, उन लोगों की आंखों से आंसू निकल करके आ गए कि साहब जनसंघ का नाम नहीं छोड़ेंगे और दीपक को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अटल जी का मार्मिक भाषण हुआ कि देश के लिए हमने श्यामा प्रसाद को खोया था और आज लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है, तो हम अपने जनसंघ को भी विलय कर देंगे। ये हमारी पार्टी,
संघ को विलय कर दिया, जनता पार्टी बन गई। और मित्रों, उस जनता पार्टी में भी जब हम पर बात आई कि आप आरएसएस के स्वयंसेवक, दोहरी सदस्यता का मामला कांग्रेस ने उठाया, हमने कहा हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, इसमें हमको कोई संकोच नहीं है, आपको जाना है छोड़ के चले जाओ, आपको जनता पार्टी लेके जाना है लेके चले जाओ। और मित्रों, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। वो पार्टी चलते चलते 96 में हमने अपना प्रधानमंत्री खड़ा किया। उस समय के अखबारों में लेख आया कि किसी पार्टी ने अपनी स्थापना के 16 वर्ष में अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अटल जी 96 में प्रधानमंत्री बने थे और 98 में जब सरकार बनी, हम उपलब्धियों के साथ आए, लोगों को भरोसा दिलाया कि हम इस देश में विपक्ष नहीं है, हम सरकार भी चला सकते हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी की सरकार, आज देश में हमको बदलाव दिख रहा है। ये बदलाव कैसा है? ये बदलाव ये दिखा रहा है कि देश की सत्ता के शिखर पर लोग नरेंद्र मोदी से असहमत हो सकते हैं, उनके कामों से असहमत हो सकते हैं, उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस देश में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगे। आज सब जानते हैं कि देश एक ईमानदार आदमी के हाथ में, उस आदमी ने काम करना शुरू कर दिया। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज निर्णयों में पारदर्शिता आई है, आज ईमानदारी आई है, आज ऐसी योजनाएं बनने लगी हैं जिन योजनाओं का बहुत दूरगामी असर आपको दिखने लगेगा। कोई प्रधानमंत्री सोच सकता था कि हमको स्वच्छता अभियान चलाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि गांव में जो गंदगी, गांव के बच्चे जो मरते, जो छोटी उम्र में उनकी बाल मृत्यु दर होती है, इस पे कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं पाता। नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाई। आज आपको महसूस होता है, हम लोग भी पहले इस बात का ध्यान नहीं रखते थे, आज भी हम चॉकलेट खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो अब हमारा मन नहीं करता कि हम कचरा कहीं पर फेंकते हैं, हम उस कचरे को हाथ में पकड़े रहते हैं, उस कचरे को जेब में डाल लेते हैं। लेकिन हमको नरेंद्र मोदी का चेहरा याद आता है कि 2019 तक हमको भारत को स्वच्छ भारत बनाना है। ये कौन, ये सपना किसने खड़ा किया हमारे मन में? आज ये सपना खड़ा किया नरेंद्र मोदी ने। आज हमारे कई कार्यकर्ता हैं, वित्तीय संस्थाओं में उनके भाई बहन काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, आज उनको ट्रांसफर होने में बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मोदी जी ने कहा किसी वित्तीय संस्था में हम गलत तरीके से ट्रांसफर नहीं होने देंगे। इंडिया टुडे, बरसों बरस हमारे खिलाफ इंडिया टुडे ने क्या क्या बातें नहीं लिखी, प्रधानमंत्री जी के बारे में गुजरात के समय में क्या क्या नहीं लिखा। अभी इंडिया टुडे में एक लेख आया कि देश में जब से मोदी जी आए हैं 550 ट्रांसफर हुए, 550 ट्रांसफर। आपको पंजाब की पिछली सरकार का रेल मंत्री बंसल याद होगा, जिसके भांजे ने एक ट्रांसफर के लिए 12 करोड़ रुपए लिए थे, वो कैश लेते हुए पकड़ाया था, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इंडिया टुडे लिखता है कि 550 ऐसे ट्रांसफर हुए और जो लॉबिंग उस समय की जाती थी, उस लॉबिंग करने की हिम्मत आज प्रधानमंत्री कार्यालय में और केंद्रीय सचिवालय किसी के पास है। ये कौन कर रहा है? ये ईमानदारी भरी पहल कौन कर रहा है? और मित्रों, जब हमने जनधन खाता खोला, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि हम लोग कौन से इरादे लेकर के चल रहे हैं। ये इरादे जब संकल्पों में परिणत होंगे, देश निश्चित रूप से बदल जाएगा। जब खाते खोले गए जनधन खाते, तो जनधन खाते खोले गए तो हमारे मन में भी आया कि खातों में पैसा तो नहीं, लेकिन आज सरकार ने जो कोल घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, 1,86,000 करोड़ का, मात्र वो खदाने 1,86,000 करोड़ में बेच दी थी कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। वो खदाने जब हमने नीलामी करना शुरू करी तो पहली 60 खदानों की नीलामी से ही हमको 3.5 लाख करोड़ रुपए मिला है। कितना मिला है? 3.5 लाख करोड़। अब वो पैसा गरीबों में बांटेंगे। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे जाकर के 15 पैसा पहुंचता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 1 रुपए भेजूंगा और 99 भी पहुंचे तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके लिए खाते खोलना पड़ेगा गरीब के, इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफर की व्यवस्था हो गई। आज गैस की सब्सिडी है, डायरेक्ट खाते में जा रही है। आज ग्राम प्रधान का पैसा है, डायरेक्ट खाते में जा रहा है। कब संभव हो रहा है? जब हमने करोड़ों खाते खोल दिए, आज उन खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, गाँव में हमारी गरीब बहनें लकड़ियाँ जलाती हैं। आपने अपनी माँ और दादी को देखा होगा, धोखनी, क्या बोलते हैं उसको, फूकनी, चूल्हे में जब फूकती है, वो खांसती है, उससे उसको कितने सारे रोग हो जाते हैं। वो जिसको 85 साल की उम्र मिलनी चाहिए थी, वो 45 और 55 में चली जाती है। हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि इसको धुएं के कारण इसको टीबी हो गया, इसके फेफड़े रुद्ध हो गए और इस चूल्हे ने इसकी जान ले ली। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस बात को समझा। मित्रों,
और समझा। उन्होंने अमीर लोगों से कहना शुरू किया कि आप अपनी गैस की सब्सिडी छोड़िए, आप अमीर हैं, आप पैसे वाले हैं, आप इस सब्सिडी को छोड़ो। आपने टीवी पर विज्ञापन देखा होगा, उस विज्ञापन में अच्छे लोगों को, अमीर लोगों को दिखाया गया। उन्होंने कहा हम अपनी सब्सिडी छोड़ेंगे और हमारी सब्सिडी जो छूटेगी तो गांव की किसी गरीब महिला को गैस का सिलेंडर मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए। हमारे विधायक साहब बैठे, इनको योजनाओं का हिसाब किताब समझ में आता होगा कि 15,000 करोड़ में कितनी सड़कें बन सकती हैं, कितने गांव अच्छे बन सकते हैं। उस 15,000 करोड़ से 8 लाख परिवारों को हम गैस सिलेंडर निःशुल्क देने वाले हैं। ये कौन कर सकता है जिसके अंदर गरीबों के लिए कोई सोच होगी। और मित्रों, ये सोच हमको मिलती है दीनदयाल उपाध्याय से। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो गरीबों की चिंता करेगी। अंतिम सीढ़ी पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको जब तक सुख नहीं मिलेगा सब प्रकार का, तब तक भारतीय जनसंघ के नेता बनने का कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने का कोई मतलब नहीं है। हमारी सदियों सदियों तक सरकारें रहेंगी, लेकिन अंतिम सीढ़ी पे यदि गरीब आदमी खड़ा है, वो फटे हाल है, उसके पास कपड़ा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, दाई के लिए पैसा नहीं है, तो हमारी सरकारों का कोई मतलब नहीं होगा। उनसे शिक्षा लेकर के मित्रों, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ पर शिवराज जी की सरकार है। और हमारी शिवराज जी की सरकार, उसकी उपलब्धियां आप सब जानते हो, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। हम लोग दतिया की कार्य समिति में थे, आज से 4-5 साल पहले। प्रभात झा जी अध्यक्ष थे। शिवराज जी का भाषण हुआ। देखिए शासक कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, उपलब्धियां कम हो ज्यादा हो, लेकिन उसका मन कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी जगह अपने दौरे से वापस लौट रहा था, मेरा काफिला चला जा रहा था, रात का थोड़ा समय था, अचानक उनका काफिला ऐसी जगह से गया जहां पर सड़क के किनारे महिलाओं शौच कर रही थी। उनका काफिला की लाइट देख करके वो सब खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा इतना ज्यादा अपमान भरा जीवन, इतनी पीड़ा। और उस समय उन्होंने ये दिमाग में लगाया कि हमको गांव के लिए क्या करना चाहिए। उनके मन में आज जिस प्रकार की योजना हमारे मुख्यमंत्री के मन में चल रही है, ये शासक, ऐसा शासक मन, ऐसा शासक, ऐसी सरकार दीनदयाल जी के विचारों से ही प्रेरित हो सकती है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमको श्यामा प्रसाद जी का नेतृत्व मिला, हमको दीनदयाल जी का। लेकिन मित्रों, जब हम बड़े लक्ष्य पर चल निकले हैं, आज लोगों को लगने लगा है कि अब कांग्रेस समाप्ति की ओर है, भाजपा सब जगह और फैल रही है, उसके लोग गरीबों के लिए काम करना सीख गए हैं, गरीबों को योजनाएं पहुंचाने लगे हैं। तो अब षड्यंत्र पूर्वक देश के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर 44 है, पप्पू वहां पर भाषण कर नहीं पाता है। देश के लोग समझ गए कि कांग्रेस जाने वाली है, तो कांग्रेस ने नई रणनीति निकाली कि मोदी सरकार की उपलब्धियों पर से ध्यान हटाने के लिए अब ऐसे मुद्दे खड़े कर दो कि देश का ध्यान हट जाए। इसलिए जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम होता है, वहां पर नारे लगते हैं। और वहां नारे क्या लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये नारे लग रहे हैं, भारत की बर्बादी के नारे। देखिए बहस क्या चल रही है कि नारे लगे या नहीं लगे, इस पर नहीं लग रहा है ना। बहस इस बात पे चल रही है कि नारे किसने लगाए। लोग कह रहे हैं बाहर से आके लगाए थे, वो नारे लगे भारत की भूमि पर लगे। पहले सिर्फ ये कश्मीर में होते थे कभी कभार, लेकिन आज दिल्ली के दिल पर, जेएनयू के अंदर ये नारे लगाने की उनको ताकत कहां से मिल रही है। चलिए मान लिया वो अलगाववादी हैं, चलिए मान लिया वो भारत विरोधी हैं, उनका भारत से कोई नाता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहां पर जाके खड़े हो गए और उन्होंने जो पहला भाषण जेएनयू में दिया वो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मित्र। हमने इंदिरा जी का शासन देखा है, हमने नेहरू जी का शासन देखा है, हमने राजीव जी का शासन देखा है, हमने चंद्रशेखर का शासन देखा है। इन लोग हमारी विचारधारा से असहमत थे, हमारी बातों से असहमत थे, हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते थे, लेकिन कभी देश विरोधियों के साथ ये लोग इस तरीके से खड़े नहीं हुए। राहुल गांधी वहां गए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आपकी आवाजों को दबाना चाहती है और मैं इन आवाजों को दबाने नहीं दूंगा। कौन सी आवाज नरेंद्र मोदी सरकार दबा रही थी? और मित्रों मैं आपको बोलना चाहता हूं, कल मुझसे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर में देखिए छात्रों के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी कि जेएनयू में नारे लगे तो लोग तुरंत गिरफ्तार हो गए। कोई और सरकार होती तो जेएनयू के नारों वाली घटना बाहर भी नहीं आ पाती। आज ये बदलाव है और राहुल गांधी वहां जाके कहते हैं कि मैं आपको आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। कौन सी आवाज? भारत को तोड़ने वाली आवाज। इन आवाजों को दबाना क्या गलत है?
मित्रों, ये बात पूरे देश में राहुल गांधी के सामने खड़ी करना चाहिए, ये कांग्रेस के सामने खड़ा करना चाहिए कि आज आप दूसरे तरीकों से हमारी विचारधारा का सामना नहीं कर सकते, हमारी सरकार की उपलब्धियों पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, तो आप देश विरोधियों के साथ जाके खड़े हो गए। ये देश को तोड़ने की एक नई शुरुआत हो रही है। भारत माता की जय। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि क्या देशभक्ति पर इस देश में विवाद होगा? क्या हम इस बात पर विवाद करेंगे कि भगत सिंह किस विचारधारा के थे? क्या हम इस बात पर विचार करेंगे कि जिसको 50 साल के आजीवन कारावास की सजा हुई, जिस वीर सावरकर को 25 साल की उम्र में, जिस सावरकर ने 27 साल जेल में काटे, कांग्रेस पार्टी के नेता सावरकर और राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी। आज सावरकर के बलिदान पर, आज सावरकर की देशभक्ति पर, आज सावरकर के त्याग पर इस देश के अंदर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इससे देश आक्रोश में। भगत सिंह की तुलना कन्हैया से हो रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर जो लोग भारत में भक्ति नहीं रखते, जो भारत से प्रीति नहीं रखते, आज उनको नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करने का एक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप राजनीतिक दल हो, आपकी विचारधारा अलग है, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है। आपके इस विरोध का सम्मान करना हमारा लोकतांत्रिक धर्म है, लेकिन आप अलगाववादियों के साथ खड़े, ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए मित्रों, इस कार्य समिति में आपने बहुत से बातों की चिंता करी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंशज हैं। हम राजनीति में केवल विधायक, सांसद और नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश की सेवा करने के लिए आए। कोई भी आंख और कोई भी आवाज यदि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ उठेगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश के लोगों के लिए गारंटी बनना चाहिए। अगर यहाँ पर विष्णु खत्री इस विधानसभा में हैं, अगर गोपाल मीणा जी यहाँ पर हैं, अगर भागीरथ जी यहाँ पर हैं, अगर राजमल जी यहाँ पर हैं, अगर हरीश मीणा जी यहाँ पर हैं, तो लोगों को भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पर देशद्रोहियों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, बरवेसिया में उनका तिरस्कार होगा। और यदि कांग्रेस के लोग अपनी सीमाओं में नहीं रहेंगे, अगर वो देशद्रोहियों के खिलाफ साथ खड़ा होना चाहेंगे, अगर वो देशद्रोह की बातें करेंगे, तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा हम देशद्रोहियों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। ये गारंटी आप लोग बनिए। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने बरसों बरस अपनी जीन्स में, अपने रगों में इन चीजों को देखा है, समझा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रवाद पे कोई उंगली उठेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपकी इस कार्य समिति में आए सभी सदस्यों का मैं एक बार उनके मनोनयन पर बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।